खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पीएम मोदी ने वजारत खारजा को हिदायत दी है कि वो सियासी पार्टियों के लीडरों से अफगानिस्तान की ताजा सूरत हाल से बाखबर करवाएं। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर हुकूमत का मौकिफ और खामोशी पर सियासी लीडरान सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही अपोजिशन लीडरान ये भी वजाहत चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अफगान तालिबान के साथ हुकूमत हिंद कैसे रिश्ते रखना चाहती है। फिलहाल हुकूमत हिंद का मौकिफ तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन हुकूमत ने अपने तमाम शहरियों और अक़लियती तबके के अफगानियों को हिंदुस्तान वापस लाने और पनाह देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एक खबर रसा एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने वाज़ेह किया है कि अगर अमरीका और बरतानिया अफगानिस्तान से इनखला की तारीख में तोसी का मुतालबा करती है तो ऐसे किसी भी मुतालबे को तालिबान तस्लीम नहीं करेगा। वहीं सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानी शहरियों के मगरबी ममालिक जाने की ख्वाहिश को डर या खौफ का नाम नहीं देकर मुआशी माइग्रेशन का नाम दिया जाना चाहिए। The US or the UK wanted to extend the 31st of August deadline in order to continue evacuations out of the country. Would you agree to that? No, no. Why not? This is something you can say it's a red line. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. So if they extend it, that means they are extending occupation. While there is no need for that, I think it will deteriorate the relation, will create mistrust between us. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. What would be your message to them? First, I assure you, it is not about their worry and not about their scare. This is about they want their demand to resettle in Western countries, and that is a kind of economic migration, because Afghanistan is a poor country and 70% of the people of Afghanistan are living under the line of poverty. So everyone wants to resettle in Western countries to have a prosperous life. So that is. It is not about scare. Of course, for their justification to go there, they exaggerate, scare, and terrified, and so. So we know the Afghans. This is our society. This is not the fact they are scared. What would you say to the families of those who died trying to help Afghanistan? I first of all say they occupied our country. If we occupy your country, what you will say to me? If I killed your people in your country, what you will say? I think our people suffered a lot, bloodshed, destruction, everything. But we say the past is the past story, a part of our past history. Now we want to focus on future. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर दिल्ली में एहतजाज किया गया। अफगान मुहाजिरीन ने UNHCR की इमारत के सामने अपने हुकूक और तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। वसंत विहार में हुए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर एहतजाज कर रहे लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। इस वक्त हम दिल्ली के वसंत विहार में UNHCR के ऑफिस के सामने हैं और यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिखाई देगी वो अफगानिस्तान की तमाम खवातीन, महिलाएं वो यहाँ पर पहुंची हैं, बच्चे पहुंचे हैं, मर्द पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं, अपने अपने मुतालबात को लेकर पहुंचे हैं और न सिर्फ तालिबान के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन से उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनकी हेल्प होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। उसको लेकर के इनकी तमाम नाराज़गी है। इनसे बात करते हैं। आपका डिमांड क्या है? आप यहाँ पर ये कार्ड लेकर आए हैं, क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? जी, डिमांड तो यही है कि अपना राइट्स चाहते, जो हमारा यूनिसेफ जो हक है वही चाहते बस।
यूनिसेफ खुद को उसको पता है कि हमारा हक क्या है, हम अपना हक चाहते हैं बस। किस तरह की परेशानी या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं कि UNHCR के सामने आप अपील कर रहे हैं, ये लेकर खड़े हैं? क्या परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? हिंदुस्तान में बहुत परेशानी है। मेरा 4 साल हो गए हिंदुस्तान से, मैं इधर आ गया, इधर से रिफ्यूजी कार्ड नहीं देना, मैं रिफ्यूजी नहीं, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेरा हस्बैंड बीमार है, उनके सारे बदन पैरालाइज है, वो मेरा 2 छोटा बच्चे है, इस कोई नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं मेरी मदद करने। मैं सिर्फ यूनिसेफ के रिक्वेस्ट करना है कि मेरे रिफ्यूजी कार्ड देना है, मेरा सरनामा करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और ये अपने राइट्स को लेकर के और अपनी सेफ्टी को लेकर के अपने पोस्टर बैनर्स हैं उनको लेकर के जो दुनिया को जो मैसेज है वो ज़रूर देना चाहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर आए हैं, वहाँ तो तालिबान आ गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अब उन्होंने झंडा तक बदल दिया है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इस यहाँ का बात करूँ ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। वी डोंट हैव फ्यूचर, वी डोंट हैव अ प्रॉपर राइट्स दैट हमारे लिए जो राइट्स बने वो बिल्कुल भी ये लोग फॉलो नहीं करते। हम कितने सालों से 13-14 साल से हम यहाँ पे रह रहे, कोई हमारी आवाज़ तक नहीं सुन रहे। वी वांट हेल्प फ्रॉम देम, वी वांट वीज़ा। हमारे पास यहाँ पे काम भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्लीज हेल्प अस। तो ये मदद मांगी जा रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा बदल दिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो झंडा है वो आप लोगों का जो फ्लैग है, वो परचम है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी मैडम, बहुत प्रॉब्लम है, तालिबान बहुत प्रॉब्लम। इफ वी वेंट टू अफगानिस्तान, तालिबान killed us, so problem, we cannot go in अफगानिस्तान। यहाँ जो परचम है आपका मुल्क का, आपके देश का, वो तालिबान ने बदल दिया। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये झंडा बदलना, ये परचम बदलना ठीक है? नहीं, बदल हो गई नहीं है। बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत डरते हैं सब। लेडीज को बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किल है, क्योंकि लेडीज को मरता है। आप टीवी में देख लिया है, कोई भी नहीं जा सकती अफगानिस्तान में, लेडीज को नहीं जा सकती, क्योंकि बोलता है हम लोग आज़ादी चाहिए, मगर तालिबान आज़ादी नहीं चाहिए। वो बोलता है कि मेरे कानून से रफ्तार करो। उसका कानून बहुत अलग से है, जुल्म बहुत ज़्यादा करते हैं किसी के साथ। जिस तरह से वो शरिया की बात करता है कि हम शरिया लॉ लगाएंगे, क्या वो शरिया पे अमल करता है? हाँ, करता है। अभी खो बोला है कुछ नहीं करेगा, मगर झूठ बोलता है। रात को जाती है, घरों का जाती है। हाँ, वो मगर ये हम लोग नहीं जा सकते अफगानिस्तान, क्योंकि सब दुश्मनी से इधर आया है। तो ये तो इन आँखों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, और इन आँखों के अंदर जो है उस खौफ को देखिए, और अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के जो डर है उसको देखिए। तो ये तमाम चीज़ों को देखिए और समझिए कि किस वजह से अफ़गानिस्तान में जब से एक तब्दीली आई है, वहाँ पर तालिबान काबिज़ हुए हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभालने की कोशिश शुरू कर दी है, हुकूमत बनाने की कोशिश की है, तब से अफ़गान जो रिफ्यूजी हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन हैं, उनको उनके अंदर वो खौफ पैदा हो गया। यही वजह है कि आज वो यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े हैं और चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए कब्जा करने और वहां पर होने वाले मुजालिम के लिए पसपर्दा पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए बीजेपी अकलियती मोर्चा ने उज्जैन में पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश करते हुए अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के साबिक चेयरमैन व बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर सनोबर पटेल का कहना है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पसपर्दा पाकिस्तान और उसकी एजेंसी ISI जिम्मेदार है। डॉक्टर सनोबर पटेल का कहना है कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसे किसी कीमत पर भारत सरकार और भारत की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। माँ के जो लाल है, जो 14.5 करोड़ यहाँ मुसलमान निवास करते हैं, उनकी माँ भारत माँ है, और उनका जो आदर्श है वो APJ अब्दुल कलाम है, उनका आदर्श कैप्टन अब्दुल हमीद है। उनका आदर्श कभी भी पाकिस्तान या पाकिस्तान के कोई तथाकथित लोग नहीं है। अगर इस प्रकार की जो घटना हुई है, इस घटना की हम कठोर निंदा करते हैं और कानून अपना काम इस पर कर रहा है।
मुहर्रम जुलूस में मुल्क मुखालिफ नारा लगाने के मामले में जिला इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए 4 लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 माह के लिए जेल भेज दिया है। मुल्क मुखालिफ नारा लगाने के मामले में पुलिस के जरिए अब तक 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं उज्जैन काजी खलीकुर रहमान ने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच करने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि जिस वीडियो में मुल्क में मुखालिफ नारे लगाने की बात कही जा रही है, उसमें काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। काजी खलीकुर रहमान का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इस बात की डिमांड करता हूँ कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, और जिन लोगों ने अगर ऐसा कृत्य किया है उनको सज़ा मिले। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसकी जांच होना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जांच होगी तभी हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे, और अगर हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे तो उसको सज़ा दिला पाएंगे। मगर किसी वर्ग विशेष की तरफ ये सोचना और उसको किसी तरीके से इसे किसी कटघरे के अंदर खड़ा करना, ये ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस तरह के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। आपने आज तक विश्व के अंदर, भारत नहीं, कभी कोई काजी साहब जिंदाबाद के नारा सुना है? लेकिन दिग्विजय सिंह ने सुन लिया। अद्भुत श्रवण क्षमता है उनकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये जो तान है, इससे तो कहीं मेल खा सकता है। काजी साहब से पाकिस्तान का कैसे वो मिक्सअप होगा, कैसे रिमिक्स होगा? लेकिन ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ही कर सकते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो लोग पाकिस्तान की जिंदाबाद कर रहे हैं, उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें पाकिस्तान ले जाए। जो मेरे सहयोग की आवश्यकता हो बताएं, मैं करूंगा। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब आलम, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काजी साहब तो पाकिस्तान नहीं सुनाई दे सकता, ये बात भी सही है। दूसरी तरफ जो मौलाना खलीकुर रहमान है, उन्होंने इस मामले को मुस्तरद करते हुए जांच का भी मुतालबा किया है, फॉरेंसिक जांच का। तो क्या लगता है कि पुलिस ने किस बुनियाद पर यह पूरा मामला दर्ज किया है और गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं? मुहर्रम की आशूरा के मौके का है, जो वहाँ पे जुलूस निकला और वहाँ पे लोग जो है या हुसैन के नारे लगा रहे, तो वहाँ पर अब इस बात को लेकर तनाज़ा है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और तालिबान जो है जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जबकि वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं और शेरकादी के कहना है कि अगर इस तरह के मामले हैं तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी फॉरेंसिक जांच कर ले। हुकूमत जो है, और कांग्रेस की तरफ से भी इस बात का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है सियासत भी जारी है, और कांग्रेस ने भी शेरकादी की बात के जो है तायद किया। उनका कहना है कि अगर हुकूमत को इस बात का खौफ क्यों है, हुकूमत को चाहिए जब फॉरेंसिक जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और शहर काजी ने भी इसी बात की मुतालबा किया। उनका कहना है कि अगर इस तरह के नारे लगे हैं तो हुकूमत जो है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पर फॉरेंसिक जांच की जाए। वहीं पर अब तक इस मामले को लेकर 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई की गई है, 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो वहां पर हमें देखते हैं कि एक मामले को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी सियासत जारी है। वहीं पर अगर अवामी सतह पर देखें तो लोगों के बीच एक बेचैनी पाई जा रही है, चाहे हम जो उज्जैन के मामले की बात करें या फिर हम इंदौर के मामले की बात करें। सहबा बिल्कुल। वहीं तो इस मामले पर पुलिस का क्या रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पुलिस की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। तो क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, जो पुलिस का ये कहना है कि वहां पर इस तरह की जो वीडियो सामने आया, उसकी वीडियो की बुनियाद पर शनाख्त करके ही कार्रवाई की गई है। पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे बुनियादी यह है कि जब वहां पर लॉ ऑर्डर की बात है और 144 लगा हुआ था, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग एक किसी जगह पर जमा कैसे हो गए? बुनियादी सवाल सबसे बड़ा यह है। और फिर दूसरी बात यह है कि पुलिस को वायरल वीडियो की बुनियाद पर काम करने की जरूरत कैसे पड़ी? तो पुलिस के पास तो अपना जो है उसकी अपनी एजेंसी होती है, उसके जो है सारे लोग होते हैं, वहां पर पुलिस के जो अपने सारे सोर्सेज होते हैं,
होते हैं, पुलिस को वायरल वीडियो की बुनियाद पर काम करने पर जब पड़ रही है तो वहां पर इस बात की शक होती है। पहले ये कार्रवाई जो है 7 लोगों पर हुई, फिर जो है 15 लोगों का नाम हुआ आया, फिर 25 लोगों का नाम आया। ये जो रफ्ता रफ्ता तादाद जो बढ़ती जा रही है उस पर लोगों को जो शक है कि पुलिस जो है किसी न किसी दबाव में काम कर रही है। वहीं पर जो है कि जो है दिग्विजय सिंह के ट्वीट की बात करें या फिर नरोत्तम मिश्रा जो वजीर दाखिला है उनके बयान की बात करें तो यहाँ पर जो है तालिबान, पाकिस्तान और उसको लेकर जो सियासत हो रही है वहां पर कहीं ना कहीं जो इस मामले को लेकर वोटों को पोलराइज करने की भी सियासत अंदर खाने चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और पुलिस इंतजामिया ने जो कार्रवाई की है, पुलिस का यह कहना है कि जो लोगों पर भी कार्रवाई की है, वहां के हम एसपी की बात करें या कलेक्टर की बात करें, तमाम चीजों पर उनकी पैनी नजर बनी और कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के नारे लगे हैं। और जो वीडियो है उस वीडियो में जहां पर या हुसैन के नारे लग रहे हैं, जहां पर काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वहीं पर एक दो मरतबा ऐसा भी आया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। लेकिन ये तो फाइनल तभी होगा कि जब इसकी फॉरेंसिक जांच होगी और फॉरेंसिक जांच की मुतालबा खुद वहां के शहर काजी ने किया और उनका कहना है कि फॉरेंसिक जांच के साथ साथ अगर उसमें इस बात की तस्दीक हो जाती है तो जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। बिल्कुल, वहीं हमने भी ये वीडियो देखा मेहताब आलम, जिस तरीके से आवाम थी वहां पर काफी भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहा है कि हो सकता है कि पुलिस जल्दबाजी में फैसला कर रही है, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ इस वीडियो में दिखाई दे रही है, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर वजीर आला शिवराज सिंह की बात करें तो उनका इस मामले को लेकर जो बयान है, मैं उस पर जानना चाहती हूँ कि उन्होंने इस अपने बयान में इस मामले को तालिबान कल्चर से उसकी मवाजना की है। तो ये कहाँ तक जायज लगता है कि एक सीएम इस तरह के मामले की जो हमारे कंट्री में हुआ है, हमारे मुल्क में हुआ है, उसकी तालिबान कल्चर से मुआवजा करे? देखिए, जहाँ पे क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान के इक़्तिदार पर तालिबान का कब्जा हुआ और तो वहाँ के बाद जो है इस तरह की जो हिंदुस्तान की सियासत में जो मामले निकल कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वोटों को पोलराइज करने का मामला, हिंदुस्तान की हुकूमत जो है बहुत ही मजबूत है, यहाँ की आर्मी बहुत मजबूत है, यहाँ की फदाइया बहुत ही मजबूत है और किसी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान पर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और फिर जहाँ तक तालिबान का और अफगानिस्तान का मामला, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की हमाजत तरक्की में हिंदुस्तान ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। और यही नहीं, अब अफगानिस्तान की तारीख में पहला डैम बनाकर देने वाला मुल्क हिंदुस्तान है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने खुद उसका इफ्तिताह किया और अफगानिस्तान की आवाम को जो है वो डैम दिया और वहां से जो वहां की जो जरखेजी जो बढ़ी है, वहां की बिजली की सप्लाई जो हुई है वो हिंदुस्तान की देन है। हजारों करोड़ रुपए के हिंदुस्तान वहां पे सरमाया किया। लेकिन तालिबान के नाम पर, तालिबान की जहनियत को जो मामला है उस मामले को लेकर यहाँ पे कुचलने की बात हो रही है और यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क में किसी जहनियत को पनपने की इजाजत नहीं दी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सवाल यह है कि जब मुहर्रम के जुलूस में वहां पर जब पाबंदी लगी हुई थी तो पुलिस इंतजामिया क्या कर रही थी, कितनी बड़ी तादाद में एक भीड़ वहां पे जमा हो गई और जब भीड़ जमा होकर नारा लगा रही है, जो वो नारे जो है लगाने का मौका क्यों दिया गया, पुलिस ने वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी और पुलिस ने जो उसके जो अपने एजेंसीज है जो वहां पे तमाम एजेंसियों के होते हुए भी पुलिस को वायरल वीडियो का सहारा क्यों लेना पड़ा। इन तमाम चीजों पर जो सवाल बार बार उठ रहे हैं और वहां पर सियासत जिस तरह की हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मंशा जरूर है कि वोटों को पोलराइज करना, क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। साहिबा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ये जुड़ा हुआ मामला है तो सियासत होनी इस पर तय है। वहीं जो काजी रहमान साहब ने मुतालबा किया है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस का क्या बयान सामने आता है और इस मामले को लेकर फॉरेंसिक जांच कब की जाती है और की जाती है कि नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली फसाद के मुल्जिम शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर समाअत। शर्जिल ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे फसाद बरपा हो। शर्जिल के वकील का यह बयान आया है। आपको बता दें, शर्जिल इमाम किसी ममनुआ तंजीम का तालिब इल्म नहीं है। सीएए और एनआरसी के मुखालिफत को सेडिशन नहीं कहा जा सकता है। जिस समाज में तनकीद का जिस समाज में तनकीद का हक खत्म कर दिया जाता है वो समाज मर जाता है। सितंबर के पहले हफ्ते में होगी अगली समाअत। तो दिल्ली फसाद के मुल्जिम शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर समाअत हुई, जिसमें शर्जिल इमाम के वकील ने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे थे। शर्जिल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे फसाद बरपा हो। साथ ही शर्जिल इमाम किसी ममनुआ तंजीम का कोई तालिब इल्म नहीं है। वहीं सीएए और एनआरसी की मुखालिफत को सेडिशन नहीं कहा जा सकता है। ये तमाम बातें शर्जिल इमाम के वकील की तरफ से समाअत के दौरान कही गई हैं।
वहीं साथ ही शर्जिल इमाम के वकील ने यह भी कहा कि जिस समाज में तनकीद का हक खत्म कर दिया जाता है वो समाज मर जाता है। तो बड़ी बात शर्जिल के वकील के तरफ से कही गई है कि जिस समाज में तनकीद का हक खत्म कर दिया जाता है वो समाज मर जाता है। तो इस मामले की अगली समाअत सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। कोरोना वबा के दौरान यतीम हुए बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे उन्हें अब दिल्ली हुकूमत EWS कैटेगरी में शुमार करेगी और उनकी तालीम का पूरा खर्च उठाएगी। दिल्ली हुकूमत ने महकमा तालीम के अफसरान को ऐसे तमाम बच्चों की शिनाख्त करने का हुक्म दिया है ताकि उन बच्चों की तालीम बीच में ना रुके। मजीद तफसील बता रही है हमारी नुमाइंदा रचना। कोविड महामारी के चलते जिन बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया है, ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी जिन्होंने कोविड संक्रमण के चलते अपने परिवार को खोया है और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे और अब उनकी पढ़ाई रुक चुकी है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने उप निदेशकों को ये निर्देश जारी किया है कि इस तरीके के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे और महामारी के चलते उन्होंने अपने परिवार को खो दिया है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बीच में ना रुके और बच्चों को पढ़ने में दिल्ली सरकार मदद करे। उनका जो खर्चा है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। 8वीं के बाद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और परिवार को खो चुके हैं तो उनकी पढ़ाई किसी तरीके से ना रुके, उनका भविष्य ना खराब हो। 2020 मार्च से लेकर अब तक जो बच्चों ने अपने परिवार को खोया है उन बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। तो दिल्ली सरकार की एक अच्छी पहल होते हुए इस तरीके के निर्देश को जारी किया गया है कि बच्चे अब परेशान ना हो, उनकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। तो अब देखना होगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं और चिन्हित करने के बाद ऐसे कितने बच्चों की लिस्ट सरकार के सामने आती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मरकज ने अफगानिस्तान के मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी, यानी कि 2 दिन के बाद ये ऑल